आज की गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भावनाओं मतलब इमोशंस की दुनिया में उतरने वाले हैं। हम सब ये मानकर चलते हैं कि गुस्सा, खुशी, डर, ये सब फीलिंग्स हमारे अंदर पहले से कह सकते हैं इंस्टॉल होकर आती हैं। किसी ने कुछ कहा और अंदर से गुस्से का बटन दब गया। बिल्कुल, एक्सपीरियंस तो ऐसे ही होता है। ऐसा लगता है जैसे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं, एक लहर की तरह। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम बस उन्हें फील करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पूरा आइडिया, ये फंडामेंटल बिलीफ ही गलत है? क्या हो अगर हमारी फीलिंग्स बनती हैं, ट्रिगर नहीं होती? आज हम इसी रेवोल्यूशनरी आइडिया को अनपैक करने वाले हैं कि हम अपनी फीलिंग्स के पैसिव विक्टिम नहीं बल्कि एक्टिव आर्किटेक्ट हैं। और यही आज की हमारी चर्चा का मिशन है। अगर इमोशंस पहले से बने बनाए सर्किट्स नहीं हैं, तो फिर आखिर ये हैं क्या, और ये हर पल हमारे अंदर बनते कैसे हैं? ये गुत्थी सुलझाना वाकई फैसिनेटिंग है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं उस आइडिया से जो साइंस और साइकोलॉजी में सदियों से चला आ रहा है। ये कि हर इमोशन का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। मतलब जब भी किसी को गुस्सा आएगा, पूरी दुनिया में किसी भी कल्चर में उसका दिल एक ही तरह से धड़केगा, चेहरा एक ही तरह से लाल होगा और मुट्ठियां एक ही तरह से भिंचेंगी। हाँ, द क्लासिक व्यू। और इसे प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने सालों तक रिसर्च की। अच्छा। उन्होंने लोगों को लैब में डरावनी फिल्में दिखाईं ताकि उनका ब्रेन स्कैन करके फियर सर्किट खोज सके। उन्होंने एक्टर्स के फोटोज यूज किए, गुस्से वाला चेहरा, खुश चेहरा, डरा हुआ चेहरा, और दुनिया भर के लोगों से उन्हें पहचानने को कहा। और सबने पहचान भी लिया। तो लगा कि केस क्लोज्ड। गुस्सा मतलब गुस्सा, चाहे वो अमेरिका में हो या भारत में। यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। अच्छा। जब टेक्नोलॉजी बेहतर हुई और साइंटिस्ट ने सिर्फ फोटोज दिखाने के बजाय रियल लाइफ में लोगों के इमोशंस को मेजर करना शुरू किया। चेहरे की मसल्स की मूवमेंट, ब्लड प्रेशर, ब्रेन एक्टिविटी, तो उन्हें कोई कंसिस्टेंट फिंगरप्रिंट नहीं मिला। एक मिनट, कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला? मतलब जब मैं गुस्से में होती हूँ और जब कोई और गुस्से में होता है तो हमारी बॉडी में अलग अलग चीजें हो रही होती हैं। एग्जैक्टली। गुस्सा होने पर कोई चिल्लाता है तो कोई एकदम शांत होकर बैठ जाता है। सही बात है। कोई रोने लगता है, कोई चीजें फेंकने लगता है। वेरिएशन इज द नॉर्म, यूनिफॉर्मिटी इज अ मिथ। सो उसमें एक मजेदार किस्सा है। जब लेखिका ये थ्योरी अपने कलीग्स को समझा रही थी तो एक सीनियर प्रोफेसर ने मजाक में कहा, मैं तुम्हें मुक्का मार के दिखाता हूं कि असली गुस्सा कैसा होता है। और ऐसा कहकर उन्होंने अनजाने में लेखिका की बात ही प्रूफ कर दी कि गुस्से को लेकर उनका आइडिया था वायलेंस, जबकि किसी और का आइडिया हो सकता है चुप हो जाना। बिल्कुल। तो जिसे हम गुस्सा कहते हैं वो असल में एक सिंगल चीज नहीं है। तो वो क्या है? वही कैटेगरी है, एक बकेट है जिसमें हम बहुत सारी अलग अलग फिजिकल रिएक्शंस को डाल देते हैं। वाओ, ये तो फाउंडेशन हिला देने वाली बात है। अगर एंगर का कोई एक बायोलॉजिकल रेसिपी नहीं है तो फिर जब मैं कहती हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं असल में क्या महसूस कर रही हूँ? वो फीलिंग आ कहाँ से रही है? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग दुनिया में हो रही चीजों पर रिएक्ट करता है, स्टिमुलस हुआ, रिएक्शन आया। लेकिन असल में हमारा दिमाग एक भविष्यवक्ता है, अ प्रेडिक्टर। वो हर पर आने वाले मोमेंट के लिए तैयारी कर रहा है। प्रेडिक्टर मतलब वो भविष्य कैसे देख सकता है? वो भविष्य नहीं देखता, वो एजुकेटेड गैस लगाता है। और उसका सबसे जरूरी काम है आपके बॉडी बजट को मैनेज करना। बॉडी बजट? हाँ, इसे एक फाइनेंशियल बजट की तरह सोचिए। आपके शरीर को चलने फिरने, सोचने, डाइजेस्ट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, सॉल्ट, वाटर। दिमाग एक अकाउंटेंट की तरह है जो लगातार इस बजट को बैलेंस कर रहा है। ओके, ये एनालॉजी अच्छी है। तो दिमाग एक अकाउंटेंट है और वो मेरे शरीर की बैलेंस शीट देख रहा है। नींद पूरी हुई, क्रेडिट। सुबह एक्सरसाइज की, डेबिट। ठीक से खाया पिया, क्रेडिट। परफेक्ट। और इस अकाउंटेंट को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती कैसे है? आपके शरीर के अंदर से लगातार आ रहे सिग्नल से। आपके दिल की धड़कन, फेफड़ों में हवा, पेट में हो रही हलचल, बॉडी टेम्परेचर, इस पूरे इंटरनल इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को इंट्रोसेप्शन कहते हैं। इंट्रोसेप्शन। ये आपके शरीर की अंदरूनी MIS रिपोर्ट है जो हर पल दिमाग को भेजी जा रही है। ठीक है, तो दिमाग इस रिपोर्ट को पढ़ के बॉडी बजट को मैनेज करता है, पर इसका फीलिंग्स से क्या लेना देना? लेना देना ये है कि इस MIS रिपोर्ट का जो निचोड़ होता है, जो बॉटम लाइन होती है, वो एक बहुत ही सिंपल सी फीलिंग होती है। क्या? बस अच्छा या बुरा, प्लेजेंट या अनप्लेजेंट, काम या एजिटेटेड। इसे सोर्स में अफेक्ट कहा गया है। अफेक्ट? हाँ, जब आपका बॉडी बजट बैलेंस्ड होता है तो अफेक्ट प्लेजेंट होता है, आप अच्छा फील करते हैं। जब बजट गड़बड़ा जाता है,
शायद आप भूखे हैं या सोए नहीं हैं, तो अफेक्ट अनप्लेजेंट होता है। आप बुरा फील करते हैं। बिल्कुल। ये अभी तक गुस्सा या खुशी नहीं है, ये बस एक रॉ सिंपल फीलिंग है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये है कि अगर सुबह मेरा मूड खराब है क्योंकि मैं ठीक से सोई नहीं, तो मेरा बॉडी बजट गड़बड़ है और मेरा अफेक्ट अनप्लेजेंट है, तो मुझे सच में ऐसा लग सकता है कि मेरा कॉलीग मुझसे रूड तरीके से बात कर रहा है, जबकि हो सकता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो। मेरा दिमाग हकीकत को बदल रहा है। एग्जैक्टली, आपने नेल ऑन द हेड हिट किया है। आपका दिमाग आपके अंदरूनी एहसास को बाहरी दुनिया पर प्रोजेक्ट कर रहा है। इसी को अफेक्टिव रियलिज्म कहते हैं। अफेक्टिव रियलिज्म? हाँ, आप दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, आप दुनिया को वैसी देखते हैं जैसे आप हैं, या जैसा आप उस पल फील कर रहे हैं। ये जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जजों के फैसले, जॉब इंटरव्यू, स्टॉक मार्केट, सब इस अफेक्टिव रियलिज्म से प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये माइंड ब्लोइंग है। तो मेरे शरीर में ये सब चल रहा है, बॉडी बजट, इंटेरोसेप्शन, और इससे मुझे अच्छा या बुरा महसूस हो रहा है, जिसे हम इफेक्ट कह रहे हैं। लेकिन ये बुरा महसूस करना गुस्सा कब बन जाता है, और उदासी कब, या डर कब? ये तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब ही इस थ्योरी का दिल है। वो बुरा एहसास, वो अफेक्ट एक खाली कैनवस की तरह है। आपका दिमाग गुस्सा, उदासी, डर जैसे रंगों का इस्तेमाल करके इस पर एक तस्वीर बनाता है। ये रंग ही कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं जो आपने अपने जीवन में सीखी हैं। ओके, कॉन्सेप्ट्स। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। इसे समझने का कोई आसान तरीका है? सबसे अच्छा तरीका एक विजुअल एग्जाम्पल है। सोचिए, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं जिसमें सिर्फ काले और सफेद धब्बे हैं, अ रैंडम पैटर्न ऑफ ब्लॉब्स। ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर मैं आपसे कहता हूं, इसमें एक मधुमक्खी छिपी है। हाँ, और जैसे ही आप ये कहते हैं, मेरा दिमाग उन धब्बों को एक मतलब देने की कोशिश करने लगता है, और अचानक मुझे वो मधुमक्खी दिख जाती है। और मजे की बात यह है कि एक बार मधुमक्खी दिख गई तो आप उसे अनसी नहीं कर सकते। सही बात है। आप उसे दोबारा सिर्फ धब्बों की तरह नहीं देख सकते। आपके दिमाग ने मधुमक्खी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उन मीनिंगलेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, मतलब धब्बों को, एक मीनिंग दे दिया। वाओ, तो आप कह रहे हैं कि इमोशंस के साथ भी यही होता है? मेरे अंदर की मीनिंगलेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, जैसे दिल की धड़कन, पेट में बेचैनी, ये उन धब्बों की तरह हैं। बिल्कुल। और आपका दिमाग आपके सीखे हुए इमोशन कॉन्सेप्ट्स जैसे गुस्सा, खुशी, डर का इस्तेमाल करके उन अंदरूनी सेंसेशंस को मीनिंग देता है। अपना एक शानदार पर्सनल एक्सपीरियंस बता दी हैं। बताइए। एक बार उन्हें फ्लू था, लेकिन फिर भी वो एक लंच डेट पर गईं। फ्लू की वजह से उनका दिल जोर से धड़क रहा था, चेहरा गर्म था, पेट में अजीब सा लग रहा था। ओके, ये तो टिपिकल फ्लू सिम्टम्स हैं। हाँ, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में एक डेट पर होने के उनके दिमाग ने उन फिजिकल सेंसेशंस को अट्रैक्शन या नर्वस एक्साइटमेंट का नाम दे दिया। क्या? अगर वो उसी हालत में घर पर बिस्तर पर होती तो उनका दिमाग उन्हीं सेंसेशंस को बीमारी का कॉन्सेप्ट असाइन करता। मतलब? सेंसेशंस वही थे, कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट ने मिलकर मीनिंग बदल दिया। वाओ, तो उनके दिमाग ने बेसिकली फ्लू को रोमांस समझ लिया। ये मजेदार भी है और थोड़ा डरावना भी। इट मेक्स यू क्वेश्चन एवरी क्रश यू एवर हैड। एग्जैक्टली। तो इमोशन क्या है? ये आपके दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है, अ कंस्ट्रक्शन, जो 3 चीजों को जोड़ती है। आपके शरीर के अंदरूनी सिग्नल्स, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, और आपके सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स। ये एक सोशल रियलिटी है। हाँ, पैसे की तरह। कागज के नोट की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, पर हम सब ने मिलकर अग्री किया है कि इसकी वैल्यू है। वैसे ही दिल की धड़कन का अपने आप में कोई इमोशनल मीनिंग नहीं है, हम उसे मीनिंग देते हैं। तो फिर ये लाइफ चेंजिंग इमोशन कॉन्सेप्ट्स आते कहाँ से हैं? अगर ये इनबिल्ट नहीं है, तो हम इन्हें सीखते कहाँ से हैं? हमारी कल्चर और हमारी लैंग्वेज से। भाषा से। हाँ, शब्द सिर्फ लेबल्स नहीं होते, वे कॉन्सेप्ट्स बनाने के टूल्स होते हैं। जब एक बच्चा खिलौना छीनने पे रोता है तो माँ बाप कहते हैं तुम्हें गुस्सा आ रहा है। जब वही बच्चा खाना फेंक देता है तब भी वो कहते हैं गुस्सा मत करो। बच्चे का दिमाग इन अलग अलग सिचुएशंस को गुस्सा शब्द के साथ जोड़ना सीख जाता है। वो इन अलग अलग फिजिकल फीलिंग्स को गुस्सा नाम के कॉन्सेप्ट के अम्ब्रेला के नीचे एक साथ रखना सीख जाता है। मतलब हम बच्चों को इमोशंस फील करना नहीं, बल्कि अपनी सेंसेशंस को इमोशंस के रूप में कंस्ट्रक्ट करना सिखाते हैं। बिल्कुल। और हमारी इमोशनल डिक्शनरी जितनी बड़ी और डिटेल्ड होगी, हम अपनी फीलिंग्स को उतनी ही बारीकी से कंस्ट्रक्ट और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा। इसी को इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी कहते हैं। कोई है जिसके पास सिर्फ अच्छा लगा और बुरा लगा है, और कोई है जिसके पास फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, एंग्शियस, सैड, एंग्री, एक्सटैटिक,
कंटेंट जैसे दर्जनों शब्द हैं। और दूसरा इंसान बेहतर कोप कर पाएगा। हाँ, वो अपने बॉडी बजट को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर पाएगा क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को ज्यादा प्रिसाइसली समझ सकता है। इसका कोई रियल वर्ल्ड एविडेंस है कि कल्चर और लैंग्वेज सच में इमोशंस को आकार देते हैं? बहुत मजबूत एविडेंस है। नामीबिया की हिम्बा जनजाति पर एक स्टडी की गई। ओके। जब उन्हें वही क्लासिक चेहरे वाले फोटोज दिखाए गए तो उन्होंने उन्हें खुशी या डर जैसे इमोशन कैटेगरीज में नहीं बांटा। तो फिर उन्होंने उन्हें एक्शंस के रूप में डिस्क्राइब किया, जैसे हंसना या आंखें बड़ी करके देखना। लेकिन ये मानना थोड़ा मुश्किल है। क्या इसका मतलब ये है कि वो लोग खुशी या डर महसूस ही नहीं करते? ये तो इंसान होने का एक बेसिक हिस्सा लगता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। नहीं, वो फिजिकल सेंसेशन जरूर महसूस करते हैं, दिल का धड़कना, पेट में हलचल, लेकिन वे उसे डर नाम की एक अलग मेंटल कैटेगरी में नहीं डालते। अच्छा। उनके कल्चर ने उन्हें वो कंसेप्ट उस तरह से नहीं सिखाया है। कुछ कल्चर्स में तो ऐसे इमोशंस के लिए शब्द हैं जो हमारे पास है ही नहीं। जैसे फिलीपींस में लिगेट नाम का एक इमोशन है जो किसी चैलेंज को ग्रुप में फेस करते हुए महसूस होने वाली हाई एनर्जी एग्रेशन है। या जर्मनी का शार्डनफ्रॉइड, दूसरों के दुर्भाग्य पर होने वाली खुशी। तो इस पूरी डिस्कशन का सार क्या निकलता है? द बिग टेक अवे। द बिग टेक अवे ये है कि हम अपनी भावनाओं के पैसिव रिसीवर नहीं हैं। हम हर पल जाने अनजाने में अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे भी बड़ी सुपर पावर है। सुपर पावर कैसे? क्योंकि अगर हम अपनी फीलिंग्स को बनाते हैं तो हम उन्हें अलग तरह से बनाना भी सीख सकते हैं। मतलब हमारे पास अपनी इमोशनल लाइफ को बेहतर बनाने की पावर है। बिल्कुल। हम नए इमोशन कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, जैसे नई फॉरेन लैंग्वेज के शब्द सीखना। गड़बड़ और दिल की धड़कन होती है, उसे एंजाइटी या नर्वसनेस का नाम देने के बजाय अगर हम उसे एक्साइटमेंट का नाम दें तो। एग्जैक्टली। और स्टडीज दिखाती हैं कि जो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं उनकी परफॉर्मेंस एग्जाम में बेहतर होती है। सच में? हाँ, क्योंकि जब आप उसे एक्साइटमेंट का कॉन्सेप्ट देते हैं तो आपका दिमाग उसे एक थ्रेट की तरह नहीं बल्कि एक चैलेंज की तरह देखता है और आपका बॉडी बजट उसी हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट करता है। तो ये सिर्फ अच्छा सोचने वाली बात नहीं है, ये लिटरली हमारी फिजियोलॉजी को बदल सकता है। बिल्कुल। इसका असर हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है। जिन लोगों की इमोशनल ग्रैनुलैरिटी ज्यादा होती है, जो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को प्रिसाइसली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो कम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास कम जाते हैं और तनाव से बेहतर कोप करते हैं। वाओ। और सोचिए, इसका लीगल सिस्टम पर क्या असर हो सकता है। क्राइम ऑफ पैशन का डिफेंस इस आइडिया पर टिका है कि इंसान गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है। हाँ। ये थ्योरी कहती है कि कंट्रोल पूरी तरह कभी नहीं खोता। हम हमेशा अपने एक्शंस के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारे पास अपने कॉन्सेप्ट्स को ट्रेन करने की क्षमता होती है। ये तो दूसरों के प्रति हमारे नजरिए को भी बदल देता है। अगर मेरा दोस्त मुझ पर गुस्सा है तो हो सकता है उसका गुस्सा मेरे बारे में हो ही ना। हो सकता है वो बस थका हुआ हो, भूखा हो, या उसका बॉडी बजट किसी और वजह से बिगड़ा हुआ हो और उसका दिमाग उस अनप्लेजेंट फीलिंग को गुस्सा कंस्ट्रक्ट कर रहा है और मेरे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रिसाइजली। ये हमें खुद के लिए और दूसरों के लिए ज्यादा एम्पैथी और कंपैशन सिखाता है। तो आज हमने एक लंबा सफर तय किया। हमने इमोशंस के उस क्लासिक आइडिया को चैलेंज किया कि वो यूनिवर्सल फिंगरप्रिंट्स हैं, और एक नई दुनिया को एक्सप्लोर किया जहां हम अपनी फीलिंग्स के को क्रिएटर हैं। हमने सीखा कि हमारा दिमाग एक प्रेडिक्टर है जो बॉडी बजट मैनेज करता है। इस प्रोसेस से एक रॉ फीलिंग यानी अफेक्ट पैदा होती है, और फिर हमारा दिमाग अपने कल्चर और लैंग्वेज से सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके उस रॉ फीलिंग को गुस्सा, खुशी या डर जैसी मीनिंगफुल इमोशन में बदल देता है। ये जानना कि हम अपने एक्सपीरियंसेस के आर्किटेक्ट हैं वाकई एम्पावरिंग है। ये हमें अपनी इमोशनल हेल्थ की ड्राइवर सीट पर बिठाता है। इस चर्चा के बारे में श्रोता क्या सोचते हैं, ये जानना हमें अच्छा लगेगा। क्या इस जानकारी ने इमोशंस को देखने का उनका नजरिया बदला? हमें बताएं कि हम इस एक्सप्लेनेशन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारी इमोशनल रियलिटी हमारे दिमाग द्वारा बनाई गई है, तो हमारे रियलिटी के और कौन-कौन से हिस्से हैं जिन्हें हम अनजाने में खुद बना रहे हैं।